हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, कल से 32,438 पदों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की शुरुआत होने आ रहा है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के किसी भी शिफ्ट को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की 100 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं और करंट अफेयर में जितने भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले उन टॉपिक को कवर करने वाले, प्लस जीएस के वो सवाल देखेंगे जो कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इन 100 क्वेश्चन में से आपके हर शिफ्ट में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप साइंस में या करंट अफेयर में या जीएस में कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को बस पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कल के लिए ये सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस लेवल के और जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाएंगे उन्हीं लेवल के और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आज की इस क्लास में करेंगे हम लोग। तो भाई आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पेपर में बैठने से पहले ये अंतिम दिनों का आप तैयारी कर लीजिए। इन 100 क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। इस पेपर को हल करने के बाद आपको काफी फायदा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा, प्लस इस क्लास को हल करने के बाद आपको एक अलग जज्बा देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। जितने भी सबसे शानदार क्वेश्चन है वो सवाल आज की इस क्लास में कवर करेंगे, प्लस अति संभावित प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास के बाद आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। कल से आप पेपर देने जाइए अच्छे से, हर शिफ्ट को क्रैक करने वाले, जिन भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास के 100 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं करेंगे, केवल 20 से 25 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के लगभग 60 से 65 प्रश्नों को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो इनमें से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो राइबोसोम है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? जीवाणुओं में श्वसन के लिए जो उत्तरदायी अंग होता है वो मीसोसोम होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो कोशिका झिल्ली का तरल जो मोज़ेक मॉडल था वो दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? कोशिका में राइबोसोम की तो भूमिका क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो साथियों, जो चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका होती है वो किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो ये वसा के संश्लेषण में शामिल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयां कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में जो राइबोसोम को उप इकाइयां होती है वो 50s प्लस 30s होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? तो भाई याद रखिएगा, जाइगोटिन में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? तो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? तो ये मेटाफेज में गिना जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं किसके समान होती हैं? बताइए, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद जो निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं वो भाई आनुवांशिक रूप से असमान होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? तो साथियों, रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से जो रोकता है वो हिपेरिन रोकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो उत्तरदायी प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। डी ऑप्शन फाइब्रिनोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? बताइए, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो भाई प्लीहा को बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन या क्यूब होती है? बताइए, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की जो सामान्य संख्या होती है वो 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन तक होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी निर्माण करती है? तो कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी निर्माण करती है? तो भाई याद रखिएगा लिम्फोसाइट करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब यानी बी कॉप बनाए रखता है? बताइए, कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है? तो भाई याद रखिएगा एल्ब्यूमिन रखता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? बताइए, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो पीनियल काय को बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संवेदी हार्मोन यानी लाइट सेंसिटिव हार्मोन कौन सा है? तो प्रकाश संवेदी हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो मेलाटोनिन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुरोग हो जाता है? बताइए, शरीर में किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुमेह रोग हो जाता है? तो भाई याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो भाई अनुमस्तिष्क करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन पर उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन पर उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? तो माइसिलिन सीट बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? बताइए, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो 31 तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? तो बताइए, किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? तो भाई उपास्थि वलय के कारण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसके साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है प्लस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि कल के बाद से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डी के पेपर में किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। तो 16 जनवरी तक के सभी शिफ्टों के लिए क्लास प्रोवाइड करना है, तो इसलिए भाई अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? कितने प्रति मिनट की होती है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में? तो जो औसत श्वसन दर होती है वो भाई 12 से 16 प्रति मिनट होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो इनमें से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो लाइपेज है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो साथियों, मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27, नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है, ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? नियासिन जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, तो ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो ये पेलाग्रा की कमी से होने वाला रोग है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
पौधों में कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक है? तो कौन है भाई? पौधों में कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में जो सहायक होता है वो ऑक्सिन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं? तो भाई याद रखिएगा, फ्लोएम वाहिका ही निर्माण नहीं करती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। किस पादप उत्तक में चालनी नलिकाएं एवं सह कोशिकाएं पाई जाती हैं? यानी किस पादप उत्तक में सीप ट्यूब और कंपानियन सेल पाई जाती हैं? तो ये भाई फ्लोएम में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। मानव आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो मानव आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो सिलियरी मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो साथियों मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज नामक सबसे छोटी अस्थि ये कहाँ पर स्थित होती है? तो मध्य कान में स्थित होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहते हैं? तो नेत्र पटल यानी कॉर्निया बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करना है मेरे दोस्त। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो जानवरों के किस फाइलम को चपटे कृमि भी कहा जाता है यानी फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस को बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। केचुआ निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो साथियों केचुआ कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो ये एनेलिडा से संबंधित है। ऑप्शन सी एनेलिडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? तो अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? तो ये सरीसृप में आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, यानी डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो साथियों किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है और एल्यूमिनियम 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो साथियों बताइए, जब इस तरह का सवाल आ गया आपके पेपर में, यदि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 दे और एल्यूमिनियम 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या आप सभी से कितनी होगी वो पूछ दे, तो मोल की संख्या आपको यहाँ पे निकालना है। तो मोल की संख्या आप डायरेक्ट निकालेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान संख्या यानी कितना है भाई 54 ग्राम है, बट्टे में यहाँ पे 1 मोल का पदार्थ यानी आपका 27 दिया है, तो आप 27 का भाग 54 में करा देंगे। यानी साथियों मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 27 दूना 54, यानी सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 42। किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करिए। बताइए भाई,
तो सिंपल सा, जब आपको प्रोटॉनों की संख्या पूछ दे तो एक तो देखिए 2 + 8 + 5 कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, यानी तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी भाई, 15 होगी। सिंपल सा, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो परमाणु क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या के ये बराबर ही होता है, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन संख्या भी इनके साथ बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो किस तत्व की संयोजकता 3 होती है? तो भाई एल्यूमिनियम की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ये 100 क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिएगा भाई। ओके, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो साथियों किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो भाई याद रखिएगा CH4 में होते हैं, यानी मीथेन में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? एक तो देखिए आपका कैल्शियम यानी कार्बन करता है, एक आपका जर्मेनियम करता है। तो बी ऑप्शन कार्बन और जर्मेनियम, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले व चयन कीजिए। बताइए, उच्चतम संयोजकता वाले को चयन करिए, इनमें से कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो भाई याद रखिएगा स्वाद में खट्टे, ये भाई क्षार के संबंध में सही नहीं कथन है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो सर जी 7 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो दोस्त मेरे बेकिंग पाउडर जो किसका किसका मिश्रण होता है? तो एक बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल का मिक्सर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा डिटर्जेंट बनाने में तो है भाई, कागज बनाने में भी है, धातु के डी ग्रीसिंग में है, लेकिन मिष्ठान बनाने में नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो 373 केल्विन पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 53, जल की कठोरता ये किसका उपयोग करके दूर किया जा सकता है? तो जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? तो भाई याद रखिएगा H2 होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो भाई एक लिथियम का और एक सोडियम का। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो यदि आपको अपना एग्जाम डेट मालूम हो चुका है तो साथियों कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि हमें पूरे शिफ्ट का पेपर आपको प्रोवाइड करना है, इसलिए आपका एग्जाम पूछ रहे हैं मेरे दोस्त। ओके, अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा और ये 100 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल एक कौन सी देखी गई थी? न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल कौन से तत्व देखी गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए केवल कैल्शियम देखी गई थी।
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। मेंडलेव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? मेंडलेव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो भाई याद रखिए अपचयन कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से कौन सा प्रत्यय होता है? तो भाई प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से जो प्रत्यय होता है वो तो भाई ओइक अम्ल होता है, लास्ट में ओइक अम्ल आता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन से शक्ति की इकाई नहीं है? तो भाई इनमें से कौन से शक्ति की इकाई नहीं है? जैसे जूल पर सेकंड है क्या, अश्व शक्ति है, वाट है, लेकिन KWH नहीं है भाई, किलोवाट घंटा नहीं है भाई शक्ति की इकाई। तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, नहीं W आप सभी से पूछता है, तो W बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स आपका कितना दिया? न्यूटन में दिया 12, डिस्प्लेसमेंट 4 दिया, यानी 12 चौं 48 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी उसके द्वारा किया गया कार्य कितने के बराबर हो जाएगा? 48 जूल के बराबर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई फार्मूला आपको तैयार करके जाना है पेपर में। लगभग फिजिक्स में जो साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिल सकता है न्यूमेरिकल। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र क्या होता है भाई? तो आपने देखा होगा P बराबर VI हमने पढ़ा है भाई। P बराबर VI यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 64। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? भाई जब धरती की सतह पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति का भार मापने पर 60 न्यूटन है, वही चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा चंद्रमा पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण यानी जो स्मॉल जी है, ये पृथ्वी पर भाई इसका मान 1/6 होता है। कितना? 1/6 होता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना होगा? 1/6 भाग होता है भाई। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, किससे हम भाग करा सकते हैं? तो दोस्त मेरे हम 60 n से 6 से भाग करा सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 धाम 60 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार कितना होगा? केवल 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा जब धरती पर आप किसी वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन के बराबर कर रहे हैं, यदि आप चंद्रमा की सतह पर मापेंगे तो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा 1/6 के बराबर होता है चंद्रमा पर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाता है? तो फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर ये भाई उबल जाता है। उबल जाता है क्या? नहीं भाई, गल जाता है। ध्यान रखिए गल जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ये कौन से रूप में हानियां होती हैं? तो विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण तो भाई उष्मा के रूप में हानियां होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ कैसा होगा भाई?
तो दोस्त मेरे किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होगा तो शून्य होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 69। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? तो किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में ये दूरी में वृद्धि के साथ घट जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 70। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो भाई उत्क्षेप कहलाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 71। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए। 25 लेकर 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहां पर हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा नई दिल्ली शहर में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो साथियों मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम ये किस पर केंद्रित थी? तो विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण पर। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थल रुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? और मेरे दोस्त यदि आपने मेरा कोई क्लास नहीं देखा है तो हमने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। तो उनमें जितने भी हमने आपको क्लास लगभग 10 से 12 क्लास प्रोवाइड कर दिया है, तो उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए भाई, आपको काफ़ी फायदा देगा। हर एक क्वेश्चन जिस लेवल के सवाल 2025 में रेलवे में पूछे गए उसी लेवल के देखते हुए आपके लिए ग्रुप डी की तैयारी हमने पूरा कराया है मेरे दोस्त। तो सारे क्वेश्चन को आप वहां से जाके तैयार करिए। ओके, तो बताइए कौन सा राज्य चारों ओर से स्थल रुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श ही नहीं करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? तो साथियों किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ था। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो पंडवानी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। 2025 बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया था? 2025 बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया था? तो ITB बर्लिन में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो बताइए उस बिंदु का नाम क्या है जहां पर भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो भाई दीफू दर्रा है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो 1908 का अलीपुर बम कांड ये किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अरविंदो घोष से संबंधित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81। 2025 में अनंत नाग को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2025 में अनंत नाग को जो क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वो कला के क्षेत्र में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को हल करिए।
निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो क्या इनमें से प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो भाई पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 84। 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो भाई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 85। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 86। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 87। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किसमें यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए किया गया है? तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण ये भाई ना दिल्ली शहर में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया है, दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 88। 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? बताइए। 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो ये दोस्त मेरे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 89। थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 90 क्वेश्चन को हल करते हैं भाई। 2016 में गठित एनके सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? 2016 में गठित एनके सिंह समिति जो कि संबंधित थी मेरे भाई एफआरबीएम अधिनियम 2003 की समीक्षा से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है? तो इनमें से तत्ववाद भाई देखिए बांसुरी नहीं है, मंजीरा नहीं है, ढोल नहीं है, तो कौन बचा? बीड़ा। तो ये तत्ववाद है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 92। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 93। 2025 में निम्नलिखित में से किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? तो 2025 में किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? तो भाई पंकज उधास को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 94। किस चीन यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो भाई वेनेसोंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 95। भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होती है? भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होती है? तो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर की दूरी होती है लगभग में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 96। आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? तो भाई लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 97। हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वतमाला का जो सबसे बाहरी भाग बनने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ हैं तो ये आपका फैली हुई लगभग जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक।
जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 98। मिलिंद पन्हो एक क्या है भाई? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध दार्शनिक पाठ है, तो डी ऑप्शन बौद्ध दार्शनिक पाठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कॉल करिए, कौन सा शहर 2025 में वेब समिट की मेजबानी किया था? कौन सा शहर 2025 में वेब समिट की मेजबानी किया था? तो लिस्बन पुर्तगाल ने किया था, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर आप हल करिए भाई। आखिरी सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 47 में है, तो ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये आपका फाइनली 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए, आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन तैयार किए कि नहीं भाई? आपको 100 क्वेश्चन तैयार करना है, ये पूरे 100 क्वेश्चन अपने पेपर से पहले तैयार करना है। अति संभावित, अति महत्वपूर्ण सवाल ये होने वाले हैं आपकी शिफ्ट के लिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपने हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लिए होंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा है, आपने खूब मेहनत किया है, जैसा आपने तैयारी किया है उसी लेवल का पेपर आए भाई, यही कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। तो साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज लगभग 2 से 3 क्लास आने वाली है, तो आप जरूर इसको भी कंप्लीट करना है आपको। ओके, तो चलिए भाई, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अति संभावित एक और पेपर बना लेते हैं, तो वो फाइनल पंच होगा आपके बीच में। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।